डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती गुणधर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आवर्ती गुणधर्म होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोज़ले के द्वारा दी गई थी उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए। और हम बात करें पीरियोडिक टेबल में तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में जो गुण हैं वो रिपीट होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार के गुण जो निश्चित अंतराल के पश्चात वापस प्रकट होते हैं या जिनकी पुनरावृत्ति होती है उनको हम आवर्ती गुणधर्म के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में हम 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, जिनमें पहली है एटॉमिक रेडियाई, और इसके साथ हम आयंस की जो रेडियाई होती है जिसको आयनिक रेडियाई बोलते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। और थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी इस चैप्टर में है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक रेडियाई। जनरली जब हम किसी परमाणु के आकार के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर नाभिक और बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की दूरी को हम बता रहे होते हैं। तो जनरली जो डेफिनेशन दी जाती है एटॉमिक रेडियाई की वो ये दी जाती है कि किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और जनरली जो परमाणु त्रिज्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोवलेंट रेडियाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ भी एटॉमिक रेडियाई टर्म आती है इसका मीनिंग यही होगा कि हम कोवलेंट या सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं। हम यदि किसी मेटल क्रिस्टल के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो वहाँ पर जो त्रिज्या हम बताते हैं वो धात्विक त्रिज्या होती है। और कोवलेंटली बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में यदि हम रेडियाई की बात करें तो वो कोवलेंट रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई होती है। और जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो वहाँ पर हम रेडियाई को आयनिक रेडियाई कहते हैं। अब हम इनके निर्धारण की जो विधियाँ हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एटम होता है उसको हम इंडिविजुअल प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन के नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम मेज़र कर सकें। तो हमारे पास जो टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा हम किसी मॉलिक्यूल में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्ञात करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए अंतर्नाभिक की दूरी जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड या सहसंयोजक बंध से बंधे हुए दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है उसको हम डिफ्रैक्शन मेथड्स होते हैं इनके द्वारा ज्ञात करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन हो या एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड हो या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड हो। इनके द्वारा हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं। अब जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इसके लिए डिफरेंट जो सिस्टम होते हैं इनके रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो होमोन्यूक्लियर सिस्टम। होमोन्यूक्लियर समनाभिक तंत्र का मतलब ये है कि इस प्रकार के सिस्टम में जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं। और इनके दोनों एटम्स की जो नाभिकों के बीच की दूरी है वो हम ज्ञात करते हैं। और हम ये मानते हैं कि इस दूरी का आधा मान एक परमाणु की त्रिज्या के मान के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 2 एटम हैं जिनको हम ए बोलते हैं और इनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो RAA है। तो इसका आधा मान होगा वो RA होगा, मतलब
ए एटम की रेडियस होगी वो इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा मान होता है। तो इस प्रकार हम किसी एक परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसमें दोनों नाभिकों के बीच की दूरी होती है वो 1.98 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हम इस दूरी का आधा मान निकालते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो हम कह सकते हैं कि एक क्लोरीन एटम की जो रेडियस है वो होगी 0.99 एंगस्ट्रॉम। फर्दर हम बात करें कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो डायमंड में जो 2 कार्बन एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो इस दूरी का आधा मान कार्बन परमाणु की त्रिज्या का मान होता है, ये होगा 0.77 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो रेडियस ज्ञात करते हैं उसके लिए हमें इस प्रकार के सिस्टम चाहिए होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड हो। मीन्स यदि हम ऑक्सीजन एटम की रेडियस ज्ञात करना चाहें तो जो सिंपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो डबल बॉन्डेड होता है, तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन एटम की रेडियस कैलकुलेट नहीं करते। हमें इस प्रकार का कोई सिस्टम चाहिए होता है जिसमें सिंगल बॉन्डेड हो, ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में सिंगल बॉन्डेड हो। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है इसको हम यूज़ करते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए हम हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसको काम में लेते हैं और इनकी जो बंध लंबाई कह दें या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कह दें, इसका आधा मान इनकी त्रिज्या के मान को इंडिकेट करता है। इसके बाद हम बात करें दूसरे सिस्टम की, तो ये है हेटेरोन्यूक्लियर सिस्टम। मीन्स इस प्रकार के सिस्टम में जो एटम होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और इस प्रकार के सिस्टम में हम मानते हैं कि जो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी है RAB वो दोनों एटम्स की रेडियस के योग के बराबर होती है RA + RB। तो हम इस प्रकार के सिस्टम में जब रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो हमें किसी एक एटम की रेडियस पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि किसी कार्बन हैलाइड में कार्बन और क्लोरीन के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हमें जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है डिफ्रैक्शन मेथड से उनके द्वारा मालूम चल जाता है कि इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कितनी है। अब हमें पर्टिकुलर ये बताना होता है कि जैसे मतलब कार्बन की जो रेडियस है वो हमें पता है और यहाँ पर यदि किसी न्यूमेरिकल में यदि ये पूछे कि क्लोरीन एटम की रेडियस आप बताइए, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर जो कार्बन एटम है यदि इसकी रेडियस हमें पता हो और ये वैल्यू हमें पता हो दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो हम क्लोरीन एटम के लिए रेडियस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और साथ में यदि हम इस फॉर्मूला की बात करें तो RAB जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच की वो इनके होमोन्यूक्लियर सिस्टम में, जैसे RAA ये होमोन्यूक्लियर सिस्टम के डेटा है और RBB, तो इनके मान को हम ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है हेटेरोन्यूक्लियर सिस्टम की वो मिल जाती है। ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें कार्बन हैलाइड के लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कैलकुलेट की है और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम पहले के जो डेटा यूटिलाइज करें तो हमें होमोन्यूक्लियर सिस्टम में पता चल गया था कि कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है और क्लोरीन के बीच में 1.98 एंगस्ट्रॉम है। तो इन दोनों को हम जोड़कर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो हेटेरोन्यूक्लियर सिस्टम कार्बन क्लोराइड की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह कार्बन और ब्रोमीन के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी पता चल जाएगी। इसके लिए पर्टिकुलर हमें इनके होमोन्यूक्लियर सिस्टम में इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो पता होनी चाहिए, जिनके आधार पर हम
इनकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। और फर्दर हम बात करें तो हेटेरोन्यूक्लियर सिस्टम में इन दोनों एटम्स के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड जो सिस्टम है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जो डिफरेंट टाइप के जो एटम्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी उनकी अलग अलग होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो एटम्स इस प्रकार के आपस में बॉन्डेड होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ है वो काफ़ी अलग होती है, उनमें अंतर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम पोलर कोवलेंट सिस्टम या पोलर कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और जनरली हम बात करें तो हम जानते हैं कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एलिमेंट एटम है उसकी ओर शिफ्ट होंगे, तो साथ में जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम है उसका न्यूक्लियस भी उसकी ओर शिफ्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के सिस्टम में जो बॉन्ड लेंथ है इनके अलग अलग एटम्स की रेडियस के योग के बराबर होनी चाहिए, उतनी नहीं होती, उससे कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड में जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो है एक्सपेरिमेंटली डेटा 1.32 एंगस्ट्रॉम, और जब हम इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है हमारे पास 1.48 एंगस्ट्रॉम। मीन्स इसकी जो वैल्यू है बॉन्ड लेंथ वो घट जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या विद्युत ऋणता का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार के सिस्टम के लिए जो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की जाती है वो शुमाकर स्टीवेंसन फार्मूला के आधार पर की जाती है, और ये फार्मूला है RAB। यहाँ पर हमने A एटम को लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला माना है और B एटम को हायर नेगेटिविटी वाला एटम माना है, इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू काई A माइनस काई B। काई A यहाँ पर A एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और काई B यहाँ पर B एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इनको हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होता है उसको हम उसकी वैल्यू हम पहले लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियस है उसका एक ट्रेंड होता है इन ग्रुप्स, इन कॉलम कह दें या इन पीरियड्स कह दें। तो जो इनमें चेंजेस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम्स में, वर्ग में। तो हम देखते हैं कि जो वर्ग होते हैं उनमें यदि हम ऊपर से नीचे की ओर चलें तो हम जानते हैं कि एक स्टेप पर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि एक सेल बढ़ जाती है, सेल बढ़ने के कारण आकार में हमेशा वृद्धि होती है। अब हम बात करें कि जो वृद्धि होती है वो स्टार्ट के जो केसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बाद वाले जो अंतिम जो एलिमेंट्स होते हैं दो, उनकी बात करें, उनको कंपेयर करें तो वहाँ पर ये जो चेंजेस होता है ये कंपेरेटिवली कम होता है, तुलनात्मक रूप से इनमें जो वृद्धि है वो कम होती है। इसका कारण ये होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जो एनर्जी लेवल्स है उनके बीच में दूरी है वो कम होती चली जाती है। फर्दर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो थर्ड बी ग्रुप को यदि हम छोड़ दें और बाकी ग्रुप्स की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लास्ट के दो एलिमेंट्स हैं
इनका ग्रुप में आकार लगभग समान रहता है और इसका कारण होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनम एलिमेंट के बाद जो 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक में भरे जाते हैं, हालांकि उनमें रेडियस में अंतर काफ़ी कम होता है। जो हम बात करें अकॉर्डिंग टू पीरियड, तो एक आवर्त में जो चेंजेस आते हैं वो यहाँ पर काफ़ी कम आता है, धीरे धीरे कमी आती है। लेकिन 14 एलिमेंट्स के बाद जो हैफनियम आता है, 72 एलिमेंट लेंथेनम के जस्ट बाद में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका आकार इतना कम हो जाता है कि वो अपने से जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट के लगभग होता है। यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है जिसमें जो ट्रांजिशन सीरीज़ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको कंपेयर किया गया। तो हम बात करते हैं कि जो फोर्थ बी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी हम यदि ग्रुप में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट सीरीज़ का जो टाइटेनियम है वो उसका आकार जिर्कोनियम की तुलना में कम है। लेकिन जो लेंथेनाइट सीरीज़ के बाद में जो हैफनियम एलिमेंट यहाँ फिल किया जाता है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो हैफनियम और उसके बाद जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आकार सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इक्वल होता है, समान होता है। अब हम बात करें कि थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स में जो बोरोन फैमिली है, इसमें एल्युमिनियम और गैलियम की जो रेडियस है उनके बीच में काफ़ी कम अंतर पाया जाता है। और इसका रीज़न ये होता है, गैलियम से पहले 10 डी एलिमेंट्स हैं वो भरे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गैलियम में 10 जो प्रोटॉन्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पर एल्युमिनियम की तुलना में बढ़ गए। तो यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ जाएगा और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इसका आकार है वो कम हो जाता है और इतना कम हो जाता है कि ये एल्युमिनियम के लगभग समान होता है। इसी तरह जो इसी ग्रुप के थैलियम और इंडियम एलिमेंट्स की बात करें तो इन दोनों एलिमेंट्स से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। लेकिन इन दोनों को जब हम देखें तो यहाँ पर जो थैलियम है, थैलियम से पहले लेंथेनाइट जो सीरीज़ है वो भी आ जाती है। तो इंडियम की तुलना में यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो +14 बढ़ जाते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है और इस इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण थैलियम का जो साइज़ है वो कम हो जाता है और ये लगभग अपने जो ऊपर वाला एलिमेंट है, पहले का एलिमेंट है, इससे जस्ट पहले का इंडियम, उसके समान इसका आकार होता है। वेरिएशन इन पीरियड की बात करें, आवर्त में परिवर्तन की, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एक ही आवर्त में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बल है वो भी बढ़ेगा और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स है वो अधिक प्रबल आकर्षण बल से अट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण आकार है वो घटता चला जाता है। यहाँ पर हम बात करें कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं एस और पी ब्लॉक के, उनमें जो कमी आती है एक पीरियड में, एक आवर्त में बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूस जो स्टेप बाय स्टेप जो एलिमेंट आते हैं उनमें जो परमाणु त्रिज्या में औसत कमी आती है वो एस और पी के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा आती है, उसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और उसके बाद में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में औसत कमी है वो
सबसे कम होती है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो जो सेकंड पीरियड है और थर्ड पीरियड है, यहाँ पर हम पहले सेकंड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड का जो पहला एलिमेंट है वो लिथियम है, उसके बाद में बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, उसके बाद में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और लास्ट में फ्लोरीन। और यहाँ पर हम नोबल गैस की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, तो उनके लिए कोवलेंट रेडियाई भी नहीं होती। उनके लिए वान डेर वाल रेडियाई के मान होते हैं एक्चुअली, और उनके मान काफ़ी ज़्यादा होते हैं वान डेर वाल रेडियाई के। तो हम यहाँ पर केवल कोवलेंट रेडियाई के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सहसंयोजक त्रिज्या के रेस्पेक्ट में। तो लिथियम से हम जब फ्लोरीन की ओर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई है उसके मान में गिरावट आती रहती है। इसी तरह थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम से हम क्लोरीन की ओर चलेंगे तो इसमें भी परमाणु त्रिज्या मानों में गिरावट आती है। यहाँ पर फॉस्फोरस की जो एटॉमिक रेडियाई है वो 1.10 है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, और वहाँ पर हमने देखा था कि जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण बल से बचाए रखने का काम करते हैं, और जिससे कि परमाणु के आकार में वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इनर ऑर्बिटल जो कि n-1d होता है उसमें एंटर होता है, जिसके कारण जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। और एक तरह ये भी कह सकते हैं कि एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं ओर चलते हैं तो हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो n-1d में एंटर होगा, तो इसके कारण इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, और ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। मीन्स एक जो इफेक्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है वो तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल्स में एंटर हो रहा है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाता है, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर की तरफ धकेले जाते हैं। तो यहाँ पर एक परमाणु के आकार को कम करने का प्रयास करता है और एक बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इस तरह ये काउंटर फोर्सेस काम करते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो ये जो काउंटर फोर्सेस हैं ये 85% एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, और रिमेनिंग जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो केवल 15% की उसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो कमी आती है बाएं से दाएं चलने पर वो कमी बहुत कम आती है। इसी तरह हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो n-2f सेल में सब सेल में भरा जाता है, और इसके कारण यहाँ पर वही इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, तो इनके आकार में भी कमी बहुत कम आती है। फर्दर हम थर्ड एक ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें और इनके कंपेयर में हम सेकंड ए की जो एलिमेंट है इनको कंपेयर करें तो इनमें हम देखें तो जो सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो इनके कंपेयर में है हम इसी पीरियड्स के जो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट है बोरोन और एल्यूमिनियम, इनकी साइज़ को कंपेयर करें तो ये हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो साइज़ में कमी आती है। तो यहाँ पर ये बोरोन और एल्यूमिनियम है, ये बेरिलियम और मैग्नीशियम से छोटे होते हैं, लेकिन फर्दर हम बाद वाले जो इनके ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनको यदि हम पीरियड में कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कमी आती है वो और अधिक बढ़ जाती है। मतलब जो गैलियम, इंडियम और थैलियम है
इनकी साइज़ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की तुलना में काफ़ी छोटी होती है। और इसका रीज़न ये होता है कि इनके बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिससे इनके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काफ़ी अधिक हो जाता है, जिसके कारण इनका आकार इनकी तुलना में बहुत छोटा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।